ऑलराइट बच्चों, सी बिफोर वी डिस्कस द नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, मैं ना आपको एक दो बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ। देखो आप कैसे सोच रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से मैं आपको जो है आगे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस सीखेंगे अभी यहाँ पे, आपको है ना फेमा याद आएगा। फेमा, फेमा में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, PROI PRI, याद आ रहा है? PRI कौन होता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। एंड PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एक चीज थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा नहीं होगा जैसा फेमा में हम लोगों ने देखा है कि एक साल में कोई पर्सन कुछ टाइम के लिए PRI बन रहे, कभी PROI बन रहा है, वापस PRI बन रहे, है ना। आपने देखा होगा फेमा में हम लोग क्या करते हैं, अगर इंडिया का पर्सन इंडिया के बाहर गया, वो 3 पर्पस के लिए, जो भी अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा ज्यादा, बट वो अचानक से क्या हो जाएगा, PROI। यहां ऐसा नहीं होता है, यहां ऐसा नहीं होता है। यहां पे कोई भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे साल के लिए सेम रहता है। सो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है कि भाई कब रेसिडेंट है कब नॉन रेसिडेंट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों। पहले एक बेसिक चीज मैं आपको थोड़ा डिस्कस करके बता रहा हूं, एवरीवन शुड ट्राई टू आंसर। ओके, चलो ये देख लो। अगर सपोज इमेजिन करो कि कोई यूएसए का पर्सन है, ठीक है, ये यूएसए का रेसिडेंट है, यूएसए का रेसिडेंट है, ये आता है इंडिया। ओके, और इंडिया में आके सपोज इसने कुछ काम किया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, इंजीनियर है, इंडिया में आके कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और वो इंडिया के प्रोजेक्ट से इसने कमाई की से 20 लाख की। ओके, आपको क्या लगता है, थोड़ा सोच के बताओ, ये 20 लाख की जो कमाई है, इस पे हम लोग इसको टैक्स लगाएंगे क्या? यस और नो? ये कहाँ का रेसिडेंट है? यूएसए का, तो इंडिया के लिए क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट, इंडिया में रहता ही नहीं है, इंडिया में सिर्फ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आया, ठीक है। इंडिया में कितना कमाया? 20 लाख। तो बच्चों यहाँ पे एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, ये 20 लाख की जो इनकम है, इस पे इस पे इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है? क्योंकि पैसे कहाँ कमाए? इंडिया में कमाए। अच्छा, पैसे इंडिया में कमाए, ओके फेयर इनफ, चलो ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, सपोज से कोई यूएसए का रेसिडेंट है अगेन, इसने क्या किया, इसने सपोज न्यूयॉर्क में एक होटल स्टार्ट किया, वो होटल से बिजनेस इनकम इसने अर्न किया है से 50 लाख। टैक्स निकालो। यूएसए का रेसिडेंट न्यूयॉर्क में होटल ओपन कर रहा है, वहां पे बिजनेस किया और वहां से 50 लाख का इसने इनकम जनरेट किया। नॉन रेसिडेंट के स्लैब्स क्या होते हैं? अरे बट मेरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मैंने ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट? 35% कंपनीज को है। ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, लेट मी क्लैरिफाई, ये एक इंडिविजुअल की बात चल रही है। हाँ बोलो। नॉर्मल स्लैब रेट्स, वेरी गुड, तो 50 लाख पे टैक्स बोलो फिर। अगेन देखो, ये पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है और इसने इंडिया से ये पैसा कमाया नहीं है। हमारी गवर्नमेंट अगर ये यूएस का जो रेसिडेंट है उसको बोलेगे भाई तेरा बिजनेस इनकम हो गया 50 लाख का, टैक्स भर, तो बोलेंगे पागल वगल हो गए क्या, हम लोग आपको टैक्स क्यों देंगे? आपके कंट्री से ना तो हमने इनकम कुछ कमाया है ना रिसीव किया, है ना, तो पैसा आपके देश से हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जब कभी भी कोई बाहर वाला पर्सन इंडिया से पैसा कमा रहा है, तो हमारे पास एक रीजन होगा, एक कनेक्शन होगा, एक नेक्सस होगा कि भाई आपने इंडिया का यूज किया है और आप इंडिया से पैसा कमा रहे हो, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस, ठीक है। बट वही अगर सपोज हमारे पास कुछ रीजन नहीं है उससे टैक्स मांगने का, तो हम लोग वो उसके बाहर वाले, वो उसके देश में जो इनकम कमा रहा है उस पर हमारा टैक्स लेवी करने का कोई राइट नहीं बनता है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। अच्छा चलो इसको थोड़ा और चेंज करता हूं बच्चों। सपोज कोई रेसिडेंट है इंडिया का, रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब
डिफाइन नहीं किया मैंने, आपको डेफिनेशन सिखाया नहीं है। इनफैक्ट वो डेफिनेशन सीखते सीखते बहुत टाइम भी लग जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट जो पर्सन इंडिया में बहुत टाइम स्पेंड करता है वो रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या बता रहा हूं। जो भी पर्सन इंडिया में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है वो रेसिडेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग रेसिडेंट्स है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों, रेसिडेंट है कोई इंडिया का, इसने क्या क्या पता है, इसने अपना इंडिया में एक बिजनेस चालू किया, इसने दुबई में एक बिजनेस चालू किया, इसने श्रीलंका में एक बिजनेस चालू किया, इसने यूएस में एक बिजनेस चालू किया, और हर बिजनेस से ये पैसे कमा रहे हैं। यहां से 10 लाख, यहां से 20 लाख, यहां से 30 लाख, यहां से 40 लाख। बताओ क्या करोगे। इसका टोटल इनकम जो भी है इस पर टैक्स इंडिया की गवर्नमेंट मांग रही है। सही कर रही है गलत कर रही है, सोच के बताओ। सोचो सोचो, सोचो सोचो। बच्चों आप हैरान हो जाओगे अपने गवर्नमेंट के कितने नखरे हैं वो सुन के, जब मैं बोलूंगा आपको। ये पर्सन क्योंकि इंडिया का रेसिडेंट है, इसने इंडिया में बहुत टाइम स्पेंड किया है। लेट मी कंप्लीट। इसने इंडिया में बहुत टाइम स्पेंड किया है क्योंकि ये इंडिया में रहता है, क्योंकि इसने इंडिया का नमक खाया है। अब इंडिया का रेसिडेंट बनने पे इसको गवर्नमेंट बोल रही है बेटा तू कहीं पे भी जाके काम धंधा कर, कल को तो अगर मार्स पे जाकर भी एलियन लोगों को कुछ अगर ट्रांजैक्शन करके पैसे कमा रहे हैं उस पे भी हम लोग टैक्स लगाएंगे। वाई? बिकॉज यू आर रेसिडेंट, बिकॉज यू आर रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट होने की वजह से ये पर्सन कहीं पे भी पैसा कमाओ, हमारी गवर्नमेंट उसके बाहर के इनकम पे भी टैक्स लगाएगी। आपको डाउट ही आना चाहिए, भी कुछ डाउट आना चाहिए, यू हैव टू आस्क डाउट। सर यूएसए का जो 40 लाख इसने कमाया है उस पे इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। यार इस पे तो ज्यादा रेट यूएसए की गवर्नमेंट का होगा, वो भी लगाएगी, वो भी लगाएगी डेफिनेटली, है ना। क्योंकि देख लो ना यहाँ पे, ये देख लो ऊपर वाला केस, फर्स्ट केस, ये यूएसए वाला पर्सन जब इंडिया आया हमने टैक्स मांग लिया उससे, क्योंकि आप इंडिया में आके पैसे कमा रहे हो। ठीक है, तो सिमिलर लॉजिक से इंडिया का पर्सन जब यूएसए जाके पैसे कमा रहा है तो यूएसए की गवर्नमेंट को भी सही बहाना है टैक्स लगाने का, आया ना। बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गया। सर ऐसे तो कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर जाके बिजनेस करेगा तो दो दो कंट्रीज टैक्स मांगने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बहुत सारे कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, और जो भी कंट्रीज का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वो कंट्रीज आपस में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, है ना। तो हर एक कंट्री डिसाइड करती है कि भाई कौन से इनकम पे कौन कब कैसे टैक्स लगाएगा, और ये एक अलग सब्जेक्ट बनता है अपने आप में। ठीक है, तो ये अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, बट ब्रॉडली ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज रेसिडेंट कोई है कहीं पे भी पैसा कमाओ उसको टैक्स मांगेंगे। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट कहीं पे भी कमाओ हम लोग टैक्स नहीं मांग सकते अनलेस एंड अनटिल उसने इंडिया से पैसे कमाए। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है कि कोई पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट आप जब भी पढ़ोगे ना रेसिडेंशियल स्टेटस, आप सर पे हाथ लगा लोगे, आप बोलोगे अरे गवर्नमेंट कितना मतलब हर जगह बहाना ढूंढ रही है सिर्फ टैक्स मांगने का। गवर्नमेंट को एक छोटा रीजन चाहिए बस, खत्म, गवर्नमेंट टैक्स मांगने आ जाएगी। राइट, गवर्नमेंट ने एक तरीका नहीं छोड़ा है टैक्स लेवी करने का। ओके, देख लो यहाँ पे अभी कितना अनरीजनेबल साउंड कर रहा है, यूएसए के इनकम पर टैक्स लग रहा है, बट इसमें इसको क्या बोला जाएगा, अरे तू रेसिडेंट इंडिया का, इंडिया में रहना है ना तेरे को, इंडिया में रह रहा है ना तू, इंडिया का नमक खाए ना, खत्म होगी बात। तो क्योंकि रेसिडेंट है वहां के इनकम पे टैक्स भरेगा, और यहाँ के लॉस उसको सुनने ही पड़ेंगे भाई क्योंकि वो रेसिडेंट है। समझ में आ रहा है क्या आपको? दैट्स वाई बच्चों ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा कि कोई पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, बेसिक चीज दिमाग में रखो, बिकॉज हम लोग यही एग्जांपल्स को आगे लिंक करने वाले हैं। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा लोड मतलब ऐसे डिटेल में होगा डिस्कशन। अभी क्या दिमाग में रखोगे, कोई पर्सन रेसिडेंट बन गया तो कोई भी इनकम पे हम टैक्स मांगने आ जाएंगे, कहीं पे भी कमाओ, इंडिया में इंडिया के बाहर कहीं पे भी कमाओ, गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, बट कोई नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के बाहर वाले इनकम पे हम लोग टैक्स मांगेंगे क्या? नहीं, सिर्फ इंडिया से जो कनेक्टेड इनकम है उस पर ही हम लोग टैक्स लेवी कर सकते हैं। समझा? ठीक है, राइट। अब ये देख लो बच्चों, अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं कि कोई इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस में सिखा रहा हूं, एचयूएफ का नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ किसका सिखा रहा हूं, इंडिविजुअल। बाद में एचयूएफ का सीखेंगे और कंपनी का भी सीखेंगे, राइट।
सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनता है, नॉन रेसिडेंट कब बनता है। ओके, बहुत अच्छे से सुनना, बिकॉज ये कंडीशंस आपको शुरुआत में डेफिनेटली सुनने पे कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, बट आपको इसकी आदत हो जाएगी एंड आई एम 100% श्योर आप सब लोग इस यूनिट के एंड तक एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे अभी अगर मैं आपको कोई भी स्लैब, नॉर्मल स्लैब रेट का क्वेश्चन पूछूं तो आप सॉल्व कर सकते हो, सभी लोग सॉल्व कर सकते हो ना। अब वैसा ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। तो टैक्स ऐसा ही है, शुरुआत में लगता है थोड़ा अजीब सा, बट बाद में आपको आदत हो जाएगी इसकी। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड, इंडिविजुअल जो है ना बच्चों, इसको हम लोग तीन तीन कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हैं। या तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा, या तो ये RNOR यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नहीं तो ये नॉन रेसिडेंट हो सकता है। कितने कैटेगरीज हो गए? तीन, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा मैं आपको समरी करके बता रहा हूं। इंडिविजुअल ब्रॉडली दो पार्ट्स है इसके, या तो रेसिडेंट बोलो इसको, या तो नॉन रेसिडेंट बोलो, ठीक है। अगर रेसिडेंट है तो फिर से इसको पूछो तू ROR है या RNOR है। रेसिडेंट के दो कैटेगरीज है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। कुछ भी मत लिखो, भरोसा रखो थोड़ा सा, कुछ भी मत लिखो सच में। या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल ROR बन रहा है या RNOR बन रहा है या NR यानी कि नॉन रेसिडेंट बन रहा है। ओके, अच्छा, इसका एक चार्ट है बच्चों, वो चार्ट को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, खत्म, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं आपको सिखा रहा हूं इस लेक्चर में रेसिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का कैसे चेक करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे दो बेसिक कंडीशंस दिए। कितने बेसिक कंडीशन है? दो। अगर एक इंडिविजुअल ने ये दो में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन मीट किया, ध्यान से सुनना, फुल कंसंट्रेशन यहां चाहिए, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या बता रहा हूं, हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअल को पूछेंगे तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। कैसे डिसाइड करोगे रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? वेरी सिंपल, रेसिडेंट किसको बोलते हैं? रेसिडेंट उसको बोलते हैं जो सेक्शन 6(1) के दो बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन मीट कर रहा है। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, क्या बोला मैंने? एक इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनता है? एक सेक्शन है, कौन सा सेक्शन? 6(1), उसमें कंडीशंस लिखे, कितने? दो। ये दो कंडीशंस को नाम देना है बेसिक कंडीशंस। क्या नाम दोगे? बेसिक कंडीशंस। ये दो बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने मीट किया तो आप बन गए रेसिडेंट। दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक। बट इमेजिन ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप मीट करते नहीं हो तो आप अपने आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। क्लियर? फिर से बताओ, ध्यान से सुनना। कौन सा सेक्शन है? 6(1). उसमें कितने कंडीशंस है? दो। इनको क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशंस। क्या बोलते हैं? ये दो में से कोई भी एक कंडीशन मीट करने पे आप क्या बनोगे? रेसिडेंट। But if you are not satisfying any of these two conditions, you will automatically become non-resident. Clear? ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? He is in India for 182 days or more in previous year. He is in India for 182 days or more in previous year. एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं, सुनो बच्चों। ये देख लो, अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26। ये प्रीवियस ईयर भी बोल सकते क्या इसको? यस। ये चालू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 25। खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 26। ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर में सपोज मिस्टर ए जो एक इंडिविजुअल है, इसने पूरे साल में सपोज 200 दिन इंडिया में बिताए, 200 डेज। कितने दिन था? साल में कितने दिन होते हैं? 365। 200 दिन इंडिया में और उसके बाकी के दिन इंडिया के बाहर है। 200 दिन कहाँ है? इंडिया में, बाकी के डेज इंडिया के बाहर है। अगर ऐसा केस है तो ये पर्सन रेसिडेंट बनेगा क्या? रेसिडेंट बनेगा क्या? देख लो अच्छे से। रेसिडेंट बनने के लिए कितने कंडीशंस है? दो बेसिक कंडीशंस है। कौन से सेक्शन में? 6(1) में। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या लिखा है? ही इज इन इंडिया फॉर
182 डेज और मोर इन दी प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है बच्चों? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। हाँ तो ऑब्वियसली सुनो अच्छे से बच्चों, ये देख लो 182 डेज और मोर इन दी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब शुरुआत से बोल रहा हूं आपको। प्रीवियस ईयर मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर यहां पे इनकम टैक्स में इसका मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल ईयर। अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26। अपने इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इसको कितने दिन रहना है? 182 डेज और मोर। समझा क्या? ठीक है, ये देख लो, कंफ्यूजन होना चाहिए। मैं आपको शुरुआत से बता चुका हूं प्रीवियस ईयर मतलब। फेमा नहीं है ये, फेमा भूल जाओ प्लीज बच्चों। मेहरबानी करके फेमा का कुछ भी लॉजिक इधर मत लगाओ। हम लोग फेमा पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, फेमा में हम लोग अलग अंडरस्टैंडिंग करते थे, ठीक है? यहाँ अलग है। यहाँ क्या है बताए? यहाँ पे एक बार वापस रिपीट करो। इधर है ना फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टेटस हम लोग चेक करते हैं और पूरे फाइनेंशियल में सेम ही रहेगा। ओके, क्लैरिफाई कर रहा हूं फिर से। ओके, फेमा का लॉजिक यहां मत लगाओ मेहरबानी करके, भूल जाओ फिलहाल के लिए कि फेमा में पीआर का कॉन्सेप्ट क्या सीखा था। अब देख लो, वापस बता रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन देख लो, ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। बच्चों यहां पे एक चीज और बताऊं, 182 डेज और मोर लिखा है, 182 डेज और मोर। अब साल का हाफ कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 182 नंबर वहां से है, 365 का हाफ। तो गवर्नमेंट का लॉजिक यहाँ पे सेक्शन का ये है कि भाई कम से कम आप आधा साल तो इंडिया में बिता रहे हो, है ना? अगर आप 182 डेज भी हो तो भी चलेगा, उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा। फेमा में थोड़ा अलग है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं वहां का और यहाँ का क्या है, ठीक है? वो फेमा के बारे में पढ़ लेना, बट अभी के लिए इनकम टैक्स में आ जाओ। बच्चों ध्यान दो, सी क्या लिखा है यहाँ पे? ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। कोई बता सकता है ये फर्स्ट कंडीशन पे मीट हो रहा है क्या? बिल्कुल मीट हो रहा है। कितने दिन चाहिए थे? 182 डेज या उससे ज्यादा, ये 200 दिन रहा है, फर्स्ट कंडीशन मीट हो गया, ठीक है? ये क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया, ठीक है? बट इमेजिन करो कि पर्सन सपोज 200 दिन नहीं, 200 दिन नहीं, ये 150 दिन रहता है। रुको रुको, ठहरो ठहरो, दूसरा कंडीशन दिखा नहीं अभी तक, है ना? अच्छा, अगर प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर में, अपने फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली 150 दिन रहता है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो अब और सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन भी मीट किया तो भी चलेगा। नाउ लुक एट द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। बताओ 60 डेज था क्या अपने प्रीवियस ईयर में? कितने दिन था? 150, ठीक है? आगे और कुछ लिखा है बट, एंड 365 डेज और मोर इन 4 years immediately preceding the previous year। मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ बच्चों। सबसे पहले ये चेक करो, ये देख लो, आप दिमाग लगा के बोल सकते हो क्या? 4 years immediately preceding the previous year। पहले बताओ व्हाट इज आवर प्रीवियस ईयर, ये बता दो। इसको गोला कर रहा हूं, ये क्या है अपना प्रीवियस ईयर? क्या है? 25-26। अपने प्रीवियस ईयर 25-26 को छोड़ दो, उसके पहले के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 years बोलो। देखो ना, ऐसा करो ना थोड़ा, है ना, आपका काम इजी कर दो ना बच्चों। रिवर्स जाओ ना, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, ये 4 साल है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको क्वेश्चन जब भी इंस्टीट्यूट पूछेगी पिछले 4 साल का नंबर भी देगी। ओके, अच्छा अब देख लो, प्रीवियस ईयर 24-25, 23-24, 22-23 एंड 21-22, ये चारों साल में कलेक्टिवली उसको कितने दिन रहना है? कलेक्टिवली सबका टोटल करो, 365 डेज। सपोज ये पिछले 4 साल में इसने 400 दिन बिताए इंडिया में, ठीक है? बताओ अपने केस में क्या हो रहा है? अपने केस में इसका प्रीवियस ईयर जो अपना था 25-26, इसमें कितने दिन था? 150 दिन। और इसके पहले के 4 साल, रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, पहले के 4 साल मतलब 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, ये 4 साल में कलेक्टिवली कितने दिन था? 400 डेज। क्योंकि यहाँ पे 150 और 400 दिन, ये सेकंड कंडीशन क्योंकि ये मीट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे रेसिडेंट। समझ में आया क्या? बट इमेजिन दिस, ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ दीज 2 कंडीशन। सपोज यहाँ पे 15 दिन ही था, बोलो अगर अपने प्रीवियस में सिर्फ 15 दिन है तो फर्स्ट कंडीशन मीट कर रहेगा? नहीं।
सेकंड कंडीशन 60 डेज कम से कम चाहिए था, वो भी मीट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं कर रहा है, अब फर्क नहीं पड़ता है इसके पहले कितने साल कितने दिन था वो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। समझ में आया क्या? फिर से रिपीट कराओ, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट। एक बार वापस बता रहा हूं बच्चों, हम लोग कौन से कैटेगरी का रेसिडेंशियल स्टेटस सीख रहे हैं? इंडिविजुअल का, ठीक है। बताओ इंडिविजुअल रेसिडेंट कैसे बनेगा? रेसिडेंट बनने के लिए हम लोग कौन सा सेक्शन चेक करते हैं? 6(1). उसके कंडीशंस कितने हैं? दो। उसको क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशंस। दो बेसिक कंडीशंस बताओ। प्रीवियस ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में, ऐसा बार बार बोलना पड़ेगा, अपना प्रीवियस ईयर, क्योंकि अपना मतलब अपना फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर सेम होता है। अपने प्रीवियस ईयर में उसको इंडिया में कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा बिताना चाहिए। ओके अच्छा, अगर वो फर्स्ट कंडीशन मीट कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इज रेसिडेंट। अगर नहीं मीट कर रहा है, कोई बात नहीं, सेकंड कंडीशन चेक करो, एक और मौका है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? अपने प्रीवियस ईयर में, अपने फाइनेंशियल ईयर में उसको 60 डेज कम से कम स्पेंड करना है या उससे ज्यादा, एंड उसके पहले के 4 साल में, जब पहले के 4 साल निकालोगे तो अपना फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर छोड़ दो, उसके पहले के 4 साल निकालने, वो भी कोई भी रैंडम 4 साल नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग बोल रहे हैं, मतलब चिपक के। नहीं तो आप और 10-20 साल पहले के 4 साल कोई भी रैंडमली लोगे, ऐसा नहीं है। लॉ एकदम क्लियरली बोल रहा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो हम लोग पहले के 4 साल का कितना उसको दिन रहना है इंडिया में? 365 डेज। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट करता है, क्या बनेगा? रेसिडेंट। और अगर नहीं करता है तो अपने आप नॉन रेसिडेंट बन गया। क्लियर है क्या? हाँ या ना? हाँ। प्रीवियस ईयर क्या? क्यों? फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों बोलो? क्योंकि साल खत्म होने के बाद ही आपका इनकम निकलेगा। हाउ डज इट मैटर? आपको ड्यूरिंग द ईयर, अभी फॉर एग्जांपल ये कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है अभी? आज डेट क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में मेरे को नहीं पता है कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? साल खत्म होने के बाद आई कैन कैलकुलेट, उसके बाद ही मेरे को कैलकुलेट करना है टैक्स। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हाँ, कुछ पूछना है? शक्ल पे ऐसा लग रहा है डाउट है, नहीं? ओके बच्चों, सी वापस से बोल रहा हूं, एवरीवन प्लीज लिसन। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये क्लियर हो गया क्या? 6(1) के दो कंडीशंस क्लास में ही लर्न कर लो ना, बहुत अच्छी बात होगी, क्लास में ही लर्न हो गया तो बोलो, मतलब फर्स्ट लेक्चर में लर्न हो गया। 6(1) के कितने कंडीशंस है? दो कंडीशंस को क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशंस। व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन? ही मस्ट बी इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। और second condition, he must be in India in the previous year for 60 days or more, and he must be in India for 365 days or more in 4 years immediately preceding our previous year. Clear? दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो गया, क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। दोनों भी मीट नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट चीज थोड़ा सा खतरनाक है। ये क्या था? इसी बड़े मजाक किया वो। रेसिडेंट जो है ना बच्चों, इसके दो कैटेगरीज है, ROR, RNOR। व्हाट इज ROR? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और RNR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसका मीनिंग बता रहा हूं, कोई ऐसी गेस करके बता सकता है तो बहुत अच्छा। बच्चों ROR एंड RNOR, आप कोई टर्म्स का एक्रोनिम फुल फॉर्म समझ के आपको क्या लग रहा है बताओ, थोड़ा अंदाजा लगाओ। ROR और NOR में, ये दो कैटेगरीज में कौन ज्यादा टाइम इंडिया में रहता है? ROR। ROR मतलब कौन बोले अरे ये तो इंडिया का ही है, इंडिया के बाहर गया ही नहीं है, मतलब बहुत गरीबी है, मेरे जैसा कोई पर्सन। ROR यही पढ़ा है, ठीक है। और RNOR मतलब ये गलती से रेसिडेंट बन गया, नॉर्मली इंडिया के बाहर ही रहता है। गलती से कैसे बनता है रेसिडेंट? इमेजिन करो कोई बाहर का पर्सन यूएसए में पैदा हो, इतने साल तक यूएसए में, इंडिया आ गया और इंडिया में 200 दिन स्पेंड कर दिया। बताओ ना बच्चों, नॉर्मली कोई पर्सन यूएसए में रहता है, इंडिया आ गया और अपने फाइनेंशियल में 200 दिन स्पेंड कर दिया, वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट तो बन रहा है। क्यों? फर्स्ट कंडीशन क्या है? 182 डेज वाला रेसिडेंट बन गया। बट बच्चों
इमेजिन करो, वो रेसिडेंट बन गया बेचारा, उस चक्कर में उसके बाहर के पूरे इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। अरे बेटा फंस गया तू, तू रेसिडेंट बन गया, यूएसए के इनकम पे टैक्स भर, तो गलत होगा। तो इसलिए आर एन आर का कैटेगरी थोड़ा लाया गया है। आर एन आर बेसिकली वो लोग हैं जो एक्सीडेंटली बन सकते हैं रेसिडेंट, बट नॉर्मली वो इंडिया में नहीं रहता है। समझा? ठीक है। तो बच्चों इसका कंडीशन खतरनाक है। अब देख लो मैं क्या बता रहा हूं। जो सबसे पहले 6-1 सिखाया था उसको क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशंस। क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशंस। नाउ हाउ टू डिसाइड कि रेसिडेंट के बाद वो पर्सन आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, इसके लिए दूसरा सेक्शन है 6-6, और इसके कंडीशंस को बोलते हैं एडिशनल कंडीशंस। क्या बोलते हैं? 6-1 के बेसिक कंडीशंस, 6-6 के एडिशनल कंडीशंस। ओके आ जाओ, ये देख लो क्या लिखा है। इफ एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट देन वी नीड टू चेक द एडिशनल कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6-6। ठीक है। अच्छा अब देख लो यहाँ क्या लिखा है। बच्चों ध्यान से सुनना, और एक चीज थोड़ा है ना, मैं जो बोल रहा हूं इसको एकदम केयरफुली सुनो अच्छे से। बच्चों अभी हम लोग जो तरीके से पढ़ रहे हैं ना, मॉडल में उल्टा तरीका लिखा है, बट वो भी सही है। उल्टे का उल्टा भी सीधा होता है, उल्टे का उल्टा भी सीधा। मैं बताऊंगा आपको यार, चलो इतना मैं घुमा घुमा के नहीं बोलता हूं। आर एन ओ आर, आर एन ओ आर। अब आर एन ओ आर कैसे चेक करते हैं? सुनो बच्चों, मॉडल में बेसिकली आर ओ आर के एंगल से लिखा है, मैं आपको आर एन ओ आर के एंगल से बता रहा हूं। हु इज आर एन ओ आर? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब ये वो भाई साहब है जो इंडिया में गलती से रेसिडेंट बन गया, नॉर्मली इंडिया में कम रहता है, कम दिन बिताता है। ठीक है। अच्छा हाउ टू कंफर्म कि कोई पर्सन आर एन आर है क्या, उसके लिए कौन सा सेक्शन है? 6-6। इसके जो एडिशनल कंडीशंस है, इसमें भी दो में से कोई भी एक कंडीशन मीट करने पे वो पर्सन बनेगा आर एन ओ आर। ठीक है। आ जाओ, सबसे फर्स्ट क्या लिखा है? ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 out of 10 years immediately preceding the previous year। देखो अच्छे से वापस बता रहा हूं, अपना प्रीवियस ईयर बोलो। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। इसको छोड़ दो, इसके पहले के 10 साल कौन से होंगे? 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। टेल मी वेयर टू स्टॉप, मैं लिखते जा रहा हूं। 16-17, 15-16, बस 10 साल हो गए। राइट, गिलो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, क्या नमूने बच्चे यार। रुक जाओ, अभी अभी बोलेगा इनकम टैक्स एक्ट, भाव बोल रहे, रुको। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों। हमने पहले क्या चेक किया? रेसिडेंट है क्या। फिर उसके बाद हम लोग अब क्या चेक करें? आर एन ओ आर है क्या। नाउ फॉर अ पर्सन टू बिकम आर एन ओ आर देयर आर टू कंडीशंस। इफ इज मीटिंग एनी ऑफ दोस टू कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस, ही विल बिकम आर एन ओ आर। साबित हो जाएगा कि भाई ये गलती से रेसिडेंट बन गया था। ठीक है। क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन? पिछले अपने साल के पहले के 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट है। अपने साल को छोड़ दो, उसके पहले के 10 में से 9 बार लगातार, मतलब 9 बार बहुत बड़ा नंबर होता है ना। तो बच्चों आपको क्या करना होगा? पिछले 10 साल का इसका स्टेटस चेक करना होगा। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि पिछले 10 में से ये 9 इयर्स क्या है? नॉन रेसिडेंट है, मतलब ये नॉर्मली नॉन रेसिडेंट ही है। गलती से अपने इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रेसिडेंट बन गया, तो इसको हम लोग कौन सा कैटेगरी में इसको पुट करेंगे? आर एन ओ आर बोलेंगे इसको। समझ में आया क्या? पिछले 10 में से 9 साल नॉन, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स ही इज बिकमिंग नॉन रेसिडेंट, only accidentally in our financial year he became resident, so that's why we will term him as RNOR। ठीक है। अच्छा, और बच्चों या ये फर्स्ट कंडीशन अगर मीट नहीं हो रहा है तो सेकंड में आ जाओ। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? ही इज इन इंडिया फॉर 729 और लेस डेज इन 7 years immediately preceding the previous year। बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल लेस ही होना चाहिए ना। कम दिन रहे तभी तो आर एन आर है, ज्यादा दिन रहने पे आर ओ आर बनेगा। ठीक है। वो बस बता रहा हूं। पहले ये बताओ 7 years immediately preceding the previous year मतलब कहां तक लोगे? 7 years बच्चों, 7 years ये है आपके 7 years। ठीक है। ये पिछले 7 साल में उसका ये डेटा चेक करना है कि इसने इंडिया में टोटल कितने दिन रहा है,
कितने दिन रहना चाहिए? 729 या उससे भी कम दिन अगर रहता है, मतलब ये बहुत कम दिन इंडिया में बिता रहा है, फॉर दिस रीजन ही विल बिकम आर एन आर। एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, ये आप बता सकते हो कि यहां पे बच्चों पिछले 7 साल का डेटा हम लोग चेक करें, 7 ईयर्स में टोटल डेज कितने हैं? 365 into 7, अंदाजा लीप ईयर वगैरह होगा वैसे। हाँ, 2,555, इसमें से इतने कम दिन रह रहे हो, मतलब इस साल एक्सीडेंटली बन गया वो क्या? रेसिडेंट। आइडियली वो क्या है, मतलब उसके अंदर से आत्मा नॉन रेसिडेंट है, इस बार गलती से वो रेसिडेंट बन गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? आर एन आर। समझ में आया क्या? ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, दो कंडीशंस चेक करने का और डिसाइड करने का आर एन आर है या नहीं है। सपोज ये दोनों भी कंडीशंस मीट नहीं करता है, दोनों भी मीट नहीं कर रहा है, 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट नहीं था, ज्यादा साल वो रेसिडेंट था, ठीक है, और पिछले 7 में से 729 और लेस डेज से ज्यादा स्पेंड करा सपोज वो, ठीक है, बहुत ज्यादा दिन इंडिया में था, तो उसको आर ओ आर बोलो। क्या बोलोगे? बेसिकली अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट करता है एडिशनल वाला, तो क्या बनेगा? आर एन ओ आर। कोई भी मीट नहीं करता है तो आर ओ आर, खत्म। इज इट क्लियर? वापस बताओ, ध्यान से सुनो, नहीं वापस बताओ, मतलब आपको 10, 20, 25 बार बोलना पड़ेगा तब जाके लर्न होगा। इनकम टैक्स ऐसा थोड़ना है ना, एकदम सीधा सीधा जलेबी के जैसा। रेसिडेंट कैसे बनते हैं और नॉन रेसिडेंट कैसे होता है बताओ? रेसिडेंट के लिए हम लोग दो कंडीशन चेक करते हैं, टेल मी सेक्शन। 6 मंथ लिख के बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर डेज स्पेंड करना चाहिए, ये कंडीशन मिटाओ, ओके रेसिडेंट बन गया। नहीं तो सेकंड में आओ, अपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर डेज स्पेंड करना चाहिए एंड 4 years प्रीसीडिंग आर प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग आर प्रीवियस ईयर कितने दिन रहना चाहिए? 365 डेज और मोर। ये सेकंड या फर्स्ट दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो रहा है, क्या बनेगा? रेसिडेंट। बट इमेजिन करो ये दोनों भी कंडीशन अगर मीट नहीं करता है तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। वंस अ पर्सन इज रेसिडेंट देन वी नीड टू चेक if he is ROR or RNOR. Now for RNOR जो एडिशनल कंडीशंस लिखे वो देखना होगा। एडिशनल कंडीशंस जो होते हैं वो कौन से सेक्शन में लिखे? हाँ, तो ये लिखा है सेक्शन 6(6). अब इसमें दो कंडीशंस क्या है? सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि पिछले अपना प्रीवियस ईयर छोड़ दो, उसके पहले के 10 साल, 10 में से 9 साल क्या चाहिए? नॉन रेसिडेंट। नहीं तो फिर सेकंड कंडीशन, अपना प्रीवियस ईयर छोड़ दो, उसके पहले के 7 साल कितने दिन रहना चाहिए? 729 या उससे कम दिन अगर वो रहता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो रहा है, he will become RNOR. If is not satisfying any of these two conditions, he will automatically be considered as ROR. समझा? बोलो पक्का? Is it easy? Okay. एक काम करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एनीवन विथ मॉडल, मेरे को मॉडल दो ना बच्चों प्लीज। हाँ, वो मत करो तुम लोग, मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि दिमाग का दही होगा और आंसर नहीं आएगा, यू विल गेट मोर कंफ्यूज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बच्चों आप लोग एक काम करो, जल्दी से रुक जाओ, वहां पे एक ब्रेटली का एक इलस्ट्रेशन दिख रहा है क्या? वो क्वेश्चन पे आ जाओ, ब्रेटली वाला, ब्रेटली। ऑलराइट बच्चों, कम टू इलस्ट्रेशन टू एवरीवन। सभी लोग आ गए क्या? ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, आपने नोटबुक निकाला है तो उसमें ना 4-5 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, हर यूनिट के बाद थोड़े बहुत पेजेस ब्लैंक छोड़ दो। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लिखना है तो एटलीस्ट मिनिमम 2 पेजेस तो ब्लैंक छोड़ो, 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ो। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर लिखना रहा तो ठीक है। और उसके अपार्ट फ्रॉम होमवर्क की जगह 2 पेज और एक्स्ट्रा छोड़ दो। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर हुआ है ना बच्चों, उसके लिए बोल रहा हूँ यार, 2 पेजेस छोड़ दो। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? बेसिक चीजें समझ में नहीं आ रही है तुम लोगों को। आ जाओ, रेसिडेंशियल स्टेटस हेडिंग लिखो, रेसिडेंशियल स्टेटस हेडिंग लिखा,
रेसिडेंशियल स्टेटस में लिखना उसके नीचे सबसे फर्स्ट ये हेडिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। लिखा सबने? करेक्ट। अब बच्चों बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल लिखा, वहां पे चार्ट कौन सा है आप देखो, उसका रेफरेंस दे दो आप लोग। चार्ट वन पेज नंबर कौन सा देख लो। डन। अब आ जाओ यहाँ पे इलस्ट्रेशन टू। इलस्ट्रेशन टू में 3 बिट्स है, उसमें से देखो आपको अभी फिलहाल कौन सा सॉल्व करना मैं बता रहा हूं, सुनो बच्चों। ब्रेटली, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, विजिट्स इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल इंडिया आ रहा है वो, कितने दिन के लिए? बेसिकली हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर इज विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days, एंड दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 10 साल से ही कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां लिखा है फर्स्ट ए बिट, फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। कैन यू डू दिस? ट्राई करो, आपको क्या लग रहा है बताओ। सिर्फ रेसिडेंट मत बोलो, ROR RNOR सब बताओ। RNOR, थोड़ा सोच लो सब लोग, देखो, टेक योर टाइम। बेसिक और एडिशनल भी चेक करो, एडिशनल दोनों में से कोई मीट कर रहा है क्या? तो फिर RNOR बोलो उसको। दो में से कोई भी एडिशनल कंडीशन में से कोई भी एक मीट करता है तो RNOR बनेगा वो, है ना? बता रहा हूं आंसरों को बच्चों, ये देख लो सभी लोग, सबको दिमाग में बैठ रहा है क्या क्या बता रहा हूं? सी लिसन, ये जो ब्रेटली है, ओके, ये भाई साहब 100 days हर साल आ रहे हैं। कितने साल से? 10 years से लगातार यही चल रहा है। इधर ध्यान सबका होना चाहिए, एवरीवन फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे, ओके। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये चेक करेंगे कि ये रेसिडेंट है क्या, ओके। तो रेसिडेंट कोई पर्सन कैसे बनता है? 6(1) के दो कंडीशन चेक करो। व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ 6(1) एंड सेकंड? दोनों भी बताना आपको, पहले बता दो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है। 182 days और मोर, ये अपने प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, नहीं तो 60 days और मोर ये अपने प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, एंड 365 days और मोर इन 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग आर प्रीवियस ईयर। बराबर, ठीक है। अब ये चेक करो, ब्रेटली जो है ये हर साल अगर 100 दिन आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट बेसिक कंडीशन मीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सेकंड बेसिक कंडीशन मीट कर रहा है क्या? चेक करते हैं। सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 days से ज्यादा था क्या? 100 दिन है हर साल, तो ये वाला तो मीट कर ही रहा है। एंड पिछले 4 साल में, अपने साल के पहले के 4 साल में इसने कितने दिन बिताए? हर साल 100 दिन है तो 400 दिन हो रहे हैं। सो बाय दैट लॉजिक बच्चों, ही इज मीटिंग सेकंड कंडीशन, क्योंकि वो सेकंड बेसिक कंडीशन मीट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट, ठीक है। बट वंस अ पर्सन इज रेसिडेंट वी नीड टू सी इफ इज ROR और RNOR। नाउ फॉर RNOR देयर आर हाउ मेनी कंडीशंस? ये 6 में दो कंडीशंस लेके एडिशनल कंडीशंस बोल रहे हैं। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन बताओ, 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट चाहिए, नहीं तो सेकंड चेक करो, पिछले 7 साल में अपने प्रीवियस ईयर के पहले क्या? ये भी अपने प्रीवियस ईयर के पहले के, अपने प्रीवियस ईयर के पहले के प्रीसीडिंग 7 years में क्या चाहिए उसको? 7 years में 729 या उससे कम दिन बिताना चाहिए। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताना बच्चों, देख लो यहाँ पे ना, स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क से ज्यादा।
ये जो दो एडिशनल कंडीशंस है, इसमें से आप कोई भी एक मीट करते हो तो आर एन और बन रहा है। अब ये ब्रेटली वाले केस में आपने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन कंफर्म किया, सेकंड। फर्स्ट कंफर्म करने के लिए आपको हर साल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए ये फर्स्ट और सेकंड बेसिक कंडीशंस रन करने पड़ेंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। आपका टेबल कितना कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। डोंट डू दिस, ये छोड़ दो आप, ये सेकंड वाले पे आ जाओ, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक मीट हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आर एन ओ आर। अब सेकंड किलो मीट कर रहा है क्या, सेकंड फॉर्चुनेटली मीट कर रहा है, क्योंकि सेकंड मीट हो रहा है इसलिए ऑटोमेटिकली क्या बन गया, आर एन ओ आर, खत्म। तो फर्स्ट मीट हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर आना ही नहीं है, जहां पे अपना काम इजी होता है वो चेक करो। बट इमेजिन करो सेकंड मीट नहीं होता था तो हमें फर्स्ट चेक करना ही पड़ता था, और फर्स्ट और सेकंड दोनों भी मीट नहीं हो रहे तो हम लोग कंक्लूड करते थे कि आर ओ आर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, पक्का, राइट बच्चों। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे लिखो, चलो। इलस्ट्रेशन 2 का आंसर लिख रहे हैं हम लोग, उसमें ए बिट। बोलो, करेक्ट, वहां लिखना अ पर्सन, अ पर्सन shall be resident। पर्सन की जगह इंडिविजुअल लिखो बच्चों यार, एन इंडिविजुअल shall be resident if he satisfies, if he satisfies any of the, any of the two basic conditions, any of the two basic conditions given under section 6(1), any of the two basic conditions given under section 6(1), ओके। हाँ, उसके नीचे लिखना पड़ेगा दो बेसिक कंडीशंस, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसमें नीचे लिखो, नंबर 1, ही इज इन इंडिया, he is in India for 182 days or more, he is in India for 182 days or more in PY 25-26, in PY 25-26, or number 2, second condition, second condition, he is in India for 60 days or more, for 60 days or more in PY, for 60 days or more in PY 25-26, and 365 days or more, 365 days or more in 4 years, in 4 years immediately preceding, 4 years immediately preceding PY 25-26, ठीक है, लिखा। उसके नीचे लिखो, as Bretley is in India, as Bretley is in India for 100 days,
as Brett Lee is in India for 100 days in PY 25-26 and 400 days and 400 days in 4 years immediately preceding in 4 years immediately preceding PY 25-26 he is a resident. He is a resident for PY 25-26. He is a resident for PY 25-26. समझा? ठीक है. अब उसके नीचे लिखो an individual shall be resident but not ordinarily resident. An individual shall be resident but not ordinarily resident if he meets any of the two additional conditions. If he meets any of the two additional conditions given under section additional conditions कहाँ लिखे हैं 6 ठीक है उसमें लिखो नंबर 1 व्हाट इज द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन लर्न हुआ है क्या पिछले अपने साल के पहले के 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट और अपने साल के पहले के 7 साल में 7 और लेस डेज लिखो नंबर 1 ही इज नॉन रेजिडेंट in 9 out of 10 years immediately preceding PY कौन सा PY 25-26 और नंबर 2 his stay in India is 729 or 729 or less days 729 or less days in 7 years 729 or less days in 7 years immediately preceding PY 25-26 लिखा सबने बोलो अच्छा बच्चों अगर ये लिख लिया आपने तो अब क्या कंक्लूजन लिखाने को है अब दो में से कौन सा कंडीशन चेक करोगे वैसे इट इज इजियर टू चेक द सेकंड कंडीशन राइट वहां नीचे लिखो एज ब्रेटली is in India for only 700 days ब्रैकेट में लिखो 100 into 7 100 डेज हर साल का है 7 साल का निकाला हमने तो ये करना जरूरी है
मॉडल में इन्होंने 100 डेज ऐसे ऐड किया टेबल बना के, ऐसा करोगे क्या? हाँ ठीक है। कुछ लोग बोले ये क्या है, ये लिखना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। 100 into 7 लिखा, 700 days for 7 years, in 7 years, in 7 years, immediately preceding, in 7 years, immediately preceding PY 25 26, in 7 years, immediately preceding PY 25 26, comma, he shall be, he shall be resident, he shall be resident but not resident but not ordinarily resident. हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ के सॉल्व करो। क्या? क्यों? इलस्ट्रेशन 3, एक सेकंड रुक जाओ, नंबर्स आपके पास अलग है ना, आपके पास अपडेट हुआ है, ये फाइल मेरे पास पुराना वाला है। अभी चेंज किया ना मैंने। अरे देखो ना यार। हाँ क्या लिखा है? मिस्टर बी कनाडा का सिटीजन है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, फॉर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, पिछले 4 साल का डेटा दिया है उसका। अपने प्रीवियस ईयर में कितने दिन था? अपने प्रीवियस में 70 डेज। बच्चा बताओ ना, अगर अपने प्रीवियस में 70 डेज रह रहा है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। आप चेक कर रहे दोनों कंडीशंस। व्हाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स? मैं क्या बोल रहा हूं, पहले ये बोलो 6-1 के दो कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अरे सभी लोग ध्यान दो, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ दम ही नहीं इसके अंदर। जो दो बेसिक कंडीशंस है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है अपना? 182 डेज और मोर। ये 182 डेज रहता ही नहीं, अपने साल में कितने दिन था? ये 70 दिन। तो दो में से फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। व्हाट इज सेकंड बेसिक कंडीशन? 60 डेज होना चाहिए और पिछले 4 साल में 360 होना चाहिए। ये अपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज है और इसके पहले के 4 साल में ये सबका टोटल। ओ हो, अफसोस की बात, 10 दिन शॉर्ट हो गया है ना, बिकॉज ऑफ दिस। सेकंड कंडीशन भी मीट नहीं कर रहा है, दोनों भी कंडीशंस मीट नहीं कर रहे, तो इसको क्या बोलोगे बच्चों? खत्म हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है, लिखो इसका आंसर। होमवर्क करते हैं। एक से अरे 2 मिनट सुनो यार, मैं क्या बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 3 में आपको ये होमवर्क है डेफिनेट, इतना इजी क्वेश्चन क्लास में थोड़ा ना करेंगे यार। आई अग्री कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट एक सेकंड सुनो। ब्रेटली वाला क्वेश्चन कैसे लिखा देखा? फॉर्मेट, कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया। ब्रेटली वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से सॉल्व किया है, वैसे ये मिस्टर बी वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक चीज और बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। जब इसका आंसर लिखोगे तो आपको 6-1 के बेसिक कंडीशंस दोनों लिखना पड़ेगा, 1 और 2, और नीचे ढंग से लिखना पड़ेगा कि अपने प्रीवियस ईयर में ये 182 डेज से कम है। कितने दिन है? 70 डेज। एंड प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा है, बट पहले के 4 साल में 360 डेज से कम है। और फिर कंक्लूजन लिखो कि ये इस रीजन के से नॉन रेसिडेंट है। समझ में आया क्या? आया ना? ठीक है, ओके ऑलराइट। बच्चों ने तो एक काम करो यार, शाम को लिखा के दूंगा। चलो शाम को करते हैं इसको, विल स्टॉप।